हेलो, हम आ गए गृह विज्ञान के चैप्टर नंबर 20 पर। इसका नाम है किशोर अवस्था, उसके रोमांच और उसकी चुनौतियाँ। किशोर अवस्था जो 14 से 17 साल की उम्र के बीच में का हिस्सा होता है, उसे किशोर अवस्था कहते हैं। इस समय एक व्यक्ति, एक बच्चा और जो बड़ा हो रहा है, बहुत सारे बदलावों से गुजरता है। उसके सारे विकास में इतने सारे बदलाव एक साथ आ रहे हैं कि ये समय में वो व्यक्ति बहुत सारे चुनौतियों से गुजरता है, पर ये उसके जीवन का एक बहुत ही रोमांचक हिस्सा भी होता है। तो आज हम इस हिस्से को समझेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक किशोर इंसान कितने परिवर्तनों से गुजरता है, और ये परिवर्तन मुख्य तौर पे 4 प्रकार के हैं: शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक और ज्ञानात्मक। पहला है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन में लड़का और लड़की दोनों बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरते हैं, और इसके लिए मुझे बहुत सारे अच्छे वीडियो इंटरनेट पे पहले से मिल गए हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। लड़कियों में एक बदलाव जिसको लेके उन्हें बहुत शर्म महसूस होती है, वो है मासिक धर्म या रोज धर्म का शुरू होना, उनके पीरियड्स का शुरू होना। लड़कों में एक ऐसा परिवर्तन होता है रात्रि उत्सर्जन। ये बहुत ही सामान्य है, प्राकृतिक प्रक्रियाएं है, किंतु हमारे यहाँ इनके बारे में बात करना बहुत शर्म की चीज माना जाता है। इसलिए हमारी किताब में कुछ ऐसे मिथ्य भी दिए हैं जिनमें अक्सर हम लोग विश्वास करते हैं, और उन्हें सच, उनके बारे में हमें सच बताया। जैसे कि ऐसे माना जाता है कि रात्रि उत्सर्जन से वजन कम हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। या फिर ऐसा माना जाता है कि जब एक लड़की का रोज धर्म या मासिक धर्म चालू है, तब वो अशुद्ध है। ऐसा नहीं होता है। हमारे मासिक धर्म के समय जो खून निकल रहा है वो अशुद्ध नहीं होता है। हालांकि ये दोनों टॉपिक्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस दिए हैं, जो आपको विस्तार में ये सब समझाएंगे। आप ये सारे वीडियोस जरूरी देखें। शारीरिक परिवर्तन इस चैप्टर का एक मुख्य भाग है। ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा और आपको आपके निजी जीवन में भी बहुत काम आएगा। हम अभी सीधा आते हैं भावात्मक परिवर्तन पर। जब एक व्यक्ति किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, तो विद्रोह की भावना आना एक बहुत ही सामान्य बात है। इस दौरान उसे ऐसा लगने लगता है कि अब उसे अकेले रहना है, स्वतंत्र होना है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ या अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं अपने काम खुद करना चाहती हूँ। ये सारी भावनाएं बहुत सामान्य हैं। हालांकि इन भावनाओं के साथ उन्हें अपने माता पिता से भी दूर होने का मन करता है, या अगर उनके माता पिता उन्हें कुछ बता रहे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, या विद्रोह करने का मन करता है, या गुस्सा आता है। एक और चीज जो किशोर अवस्था में अक्सर होती है, वो है बार बार उनके मूड में या भावना में बदलाव आना। ऐसा होता है कि थोड़ी देर पहले हमें ऐसे लगे कि हाँ सब कुछ अच्छा है, सब सकारात्मक है, और फिर कुछ थोड़ी देर बाद ही हमें हर चीज बुरी लगने लगती है या बहुत तनाव महसूस होने लगता है। ये सारी बातें बहुत ही प्राकृतिक है। पहले हम देखते हैं कि हम गुस्से को ठंडा करने के लिए क्या कर सकते हैं। यदि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करिए कि आपको गुस्सा कैसे आता है या किन बातों से आता है। आपको अपने शरीर में से कौन से बदलाव महसूस होते हैं, जिससे आपको पहले से पता चल जाता है कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है। जैसे कि आपको शायद थरथराहट महसूस होने लगे, या आपको आपकी छाती में या आपके गले में बहुत ऐसा लगे जैसे आपने कुछ दबा के रखा है, या आपका शरीर गर्म होने लगे। जब आपको ये सारी चीजें महसूस होने लगे, तभी आप खुद को शांत करिए, उस जगह से अपने आप को दूर करिए। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसके साथ आप अपनी चिंता बांट सकते हैं, या फिर आप कुछ दूसरा करने की कोशिश करिए, जैसे गाने सुनिए या कुछ और देख लीजिए। थोड़ी देर के लिए आप खुद को वहां से हटा दीजिए, ताकि आप बाद में उस हालात के बारे में शांति से सोच सके। अब एक चीज जो अक्सर होती है, जो किशोर अवस्था में होना आम बात है, वो है कि उन्हें अपने माता पिता से दूर रहने का मन करता है, या उन्हें अपने माता पिता के साथ बातें बांटने का, उनसे बातें करने का मन नहीं करता है। ऐसे में माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो किशोरी बालक है, वो एक बहुत ही बड़े बदलाव से गुजर रहा है, और ये जो उसका व्यवहार है वो उनके बारे में नहीं है, पर वो उसके विकास का एक हिस्सा है। ऐसे में माता पिता को कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चे को जितना हो सके उतनी स्वतंत्रता दे सके, किंतु कुछ नियंत्रण में। बदले में बच्चे को अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, खुलकर अपने माता पिता के साथ कुछ बातें बांटनी चाहिए, ताकि वो बदले में उससे स्वतंत्रता दे सके और उसे जिम्मेदारियां दे सके। अब मान लीजिए रामू और राजेंद्र के बीच में कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है किसी गलतफहमी को लेके, और राजेंद्र ने रामू की बुराई कर दी उसके सारे दोस्तों के सामने। ऐसे में रामू को बहुत सारा गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर वो इसमें क्या क्या कर सकता है? या तो वो राजेंद्र को भी बहुत बुरा भला बोल सकते हैं अपने दोस्तों के सामने,
या फिर वो राजेंद्र को बोल सकते हैं कि अब से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म और वो उससे कभी बात नहीं करेगा। या फिर वो राजेंद्र के साथ बैठ के उसे बता सकता है कि मुझे तुम्हारी इस बात का बुरा लगा और जो गलतफहमी हुई थी उसे सुलझा सकता है। अक्सर किशोरावस्था में हम गुस्सा करने की या बदले की भावना से काम करते हैं, पर यदि हम कोशिश करें तो हम खुद को थोड़ी देर के लिए शांत करने के बाद एक सही चुनाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। भावात्मक विकास के दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है स्व अवधारणा। स्व अवधारणा मतलब आप खुद को कैसा समझते हैं, आपको अपने गुणों की और आपकी कमियों का एहसास है या नहीं। स्व अवधारण होता है कि आप जैसे हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं उसके बीच में आप कितना अंतर महसूस करते हैं। यदि आप इन दोनों के बीच में ज्यादा अंतर महसूस नहीं करते हैं, इसका मतलब आपका स्व अवधारण सकारात्मक है। पर यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जो बनना चाहते हैं और आप जो है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, तो हम कहते हैं कि आपका स्व अवधारण नकारात्मक है। ऐसा तब होता है जब हम हमारी कमियों के ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि हम हमारे गुणों को भूल जाते हैं। दूसरी चीज आती है भावात्मक विकास में, वो है स्वाभिमान। स्वाभिमान है कि हमें अपने गुणों पर कितना विश्वास है, हम उनका अवलोकन अच्छे से कर पाते हैं या नहीं। अगर मुझे अपने गुणों पे बहुत विश्वास है, मैं खुद पे बहुत विश्वास रखती हूँ, तो ऐसा कहेंगे कि मेरा स्वाभिमान ज्यादा है। पर अगर मुझे हमेशा खुद पर शक होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ, तो ऐसा कहेंगे कि हमारा स्वाभिमान बहुत कम है। अब इस चैप्टर का अगला भाग है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में अभी इस दौरान किशोरी बच्चा अपने आप को इस समाज का एक हिस्सा समझने लगा है और वो इन सवालों से जूझता है कि मैं कौन हूँ और मैं इस समाज के हिस्से में क्या कर्तव्य निभाता हूँ। इस समाज में उसके दो मुख्य हिस्से हैं, एक उसका परिवार और दूसरा उसके दोस्त। पहले हम परिवार के बारे में बात करते हैं। किशोर अवस्था में आने पर क्योंकि बच्चा अभी स्वतंत्र महसूस करने लगा है, वो अपने माता पिता से या अपने परिवार से थोड़ा दूर होने लगता है। उसे ऐसे लगता है कि उसे अकेले समय बिताना है। अब उन्हें अपने माता पिता के साथ बातें बांटने में इतनी सहजता महसूस नहीं होती, वो इतनी आसानी से बातें नहीं शेयर कर पाते हैं। ऐसे में माता पिता को लग सकता है कि अरे मेरा बच्चा तो मेरे से बात ही नहीं करता है, या उसे मेरी कदर नहीं है, या उसे मेरा आदर करना पसंद नहीं है। ऐसे में माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जो उनके बच्चे का बर्ताव है वो उनके बारे में नहीं है, बल्कि इस उम्र से गुजरने का एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे में माता पिता को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को सीधे सीधे बता पाए कि अब वो बड़े हो रहे हैं तो उनके पास कुछ स्वतंत्रता है, वो अपने कुछ निर्णय खुद ले सकते हैं, खास करके अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का पालन अच्छे से करें। ऐसे में बच्चे पर जिम्मेदारी आती है कि वो भी अपने माता पिता को जितना हो सके सच बताए और अपनी जिम्मेदारियों का पालन अच्छे से करे और उसको जो स्वतंत्रता मिली है उसको जिम्मेदारी के साथ और संवेदना के साथ निभाए। एक किशोर बालक को अपने माता पिता से बात करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो उनसे आदर से बात करे, लेकिन उनको सब कुछ सीधा सीधा और सच सच बताए। ये बातें बताते वक्त अपनी भावनाएं और अपनी विचार दोनों के बारे में बात करें ताकि आपके माता पिता आपकी बात को समझ पाए। अभी दूसरा हिस्सा जो मैंने आपको बताया था वो था दोस्तों का। दोस्तों को हम समवर्ती समूह भी कहते हैं, यानी कि वो लोग जो हमारी उम्र के हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारी ही कॉलोनी में या हमारे आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। समवर्ती समूह से अक्सर बच्चों पे कई तरह के तनाव आ सकते हैं। किशोर अवस्था में बच्चा एक समाज का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने समाज उसके दोस्त होते हैं। वो चाहता है कि उसे समाज में इज्जत मिले, उसे सब चाहे, उसे सब पसंद करे, और ऐसे में वो कई चीजें करने की कोशिश करेगा जिससे दूसरे दोस्तों को वो पसंद आए। ऐसे में अगर उसके दोस्त कुछ गलत काम भी कर रहे होंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए ताकि मैं उनके साथ घुल मिल सकूं। यदि एक बच्चा बहुत अकेला महसूस करता है या उसका स्वाभिमान बहुत कम है, तो ऐसा होने के चांसेस ज्यादा है कि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ भी गलत करने के मौके पे तुरंत हाँ बोल देगा। ऐसे में हो सकता है बच्चे किसी दोस्त बनाने के लिए सिगरेट पीना शुरू कर दे या किसी गलत जगह पर जाना शुरू कर दे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सारे दोस्त बुरे हैं, तभी हो सकता है कि आपका समवर्ती समूह एक स्वस्थ समूह है। जैसे आप मिल बांट कर पढ़ाई करते हैं या मिल बांट कर काम करते हैं, आप मिल बांट कर सोचते हैं कि आप आपकी स्कूल को, आपके कॉलेज को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक साथ मिलके रहते हैं, सामने वाले को जैसा वो है वैसा ही उसे अपनाते हैं और मिल बांट कर रहते हैं। समवर्ती समूह के साथ या अपने माता पिता के साथ एक स्वास्थ्य संबंध रखने के लिए पेज नंबर 192 पर कुछ टिप्स दिए।
आप उन्हें एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें हमें बताया कि हम सकारात्मक तरीके से आलोचना कैसे कर सकते हैं, कि हम किसी को अच्छे से कैसे बता सकते हैं कि हमें उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, या हम अपने निर्णय खुद कैसे ले सकते हैं, दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, दूसरों का अंदाज कैसे समझ सकते हैं। किसी भी बात को स्पष्ट रूप से बोलने से वो हमेशा गलतफहमियों से हमें बचाता है और हमारे संबंध अच्छे रहते हैं। अब हमने देख लिया भावात्मक विकास और सामाजिक विकास। अब हम आते हैं ज्ञानात्मक विकास पर। ज्ञानात्मक विकास यानी कि इस समय में हमारे दिमाग की क्या क्या क्षमताएं हैं जो बढ़ गई है। पहला है अमृत विचारधारा। अमृत विचारधारा मतलब किसी चीज के पीछे का उसका अर्थ समझने की क्षमता। अब जैसे कि कोई मुहावरा ले लीजिए, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक जो चीता है वो अपने शरीर के धब्बों को मिटा नहीं सकता। अगर हम ये किसी छोटे बच्चे को बोलेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा कि एक चीता का धब्बा क्यों मिटाना है, वो कैसे मिटाएगा, हाँ वो नहीं मिटा सकता है। पर एक किशोरी बालक समझ जाएगा कि हाँ इसका अर्थ है कि जो इंसान है वो अपने मूल जो प्रकृति है उसको बदल नहीं सकता है। इसको कहते हैं अमृत विचारधारा, यानी कि किसी कहावत के पीछे, कोई भी शब्दों के पीछे उनका जो असल अर्थ है उनको समझ पाना। दूसरा होता है व्यक्तिगत आख्यान। इसमें ऐसा होता है कि किशोरी व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत ही खास हूँ, मैं बहुत ही यूनिक हूँ, इसलिए मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है। अक्सर उन्हें ऐसे लगता है कि वो जो भी कार्य करेंगे वो इतनी कुशलता से करेंगे कि उन्हें उसके किसी भी बुरे नतीजे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर हम देखेंगे कि बच्चे बिना हेलमेट के बाइक चलाने लगते हैं या बहुत रिस्क लेने लगते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अभी उनका जो ज्ञानात्मक स्तर है वो व्यक्तिगत आख्यान के स्तर पर है। अगला है सुव्यवस्थित विचारधारा। सुव्यवस्थित विचारधारा मतलब किसी निर्णय लेने से पहले वो सारे विकल्पों को देख सकते हैं और हर विकल्प के परिणाम को समझ सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं कि कौन सा परिणाम सबसे अच्छा है और उसके आधार पर एक निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि अगर उन्हें अपने परिवार के लिए कोई ट्रिप प्लान करनी है, कहीं बाहर जाने का प्लान करना है, तो मौसम, खर्चा, वहाँ पे जाने पर कितनी भीड़ होगी, इन सब बातों को ध्यान में रख के अच्छा निर्णय ले सकते हैं। अगर वो ये निर्णय किसी पिकनिक के लिए या किसी ट्रिप के लिए ले सकते हैं तो अपने निजी जीवन में भी वो उनके सामने जितने कठिनाइयाँ आती है, जितनी चुनौतियाँ आती है, वो उनके लिए सारे विकल्पों को देख के एक अच्छा निर्णय लेने के काबिल होते हैं। अगला है आदर्शवादिता। आदर्शवादिता मतलब किशोरावस्था में उन्हें समाज के बारे में समझ में आने लगा है और वो समझने लगे कि गलत और सही में फर्क क्या होता है। उन्हें गर्व की भावना महसूस होने लगी है, या फिर जब कुछ सही नहीं है तो उन्हें जागरूकता फैलाने की इच्छा होती है। इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर युवा या फिर किशोरी बच्चे कहीं पे आपदा हो रही है या कहीं पे कोई विवाद हो रहा है तो वहाँ पे अक्सर वो लोग मदद करने जाते हैं। आखिरी है काल्पनिक दर्शक। हर किशोरी को ऐसा लगता है कि मानो हर समय हर पल कोई मुझे देख रहा है। उनके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि उन्हें हर पल कोई ना कोई देख रहा है और उनके बारे में सोच रहे हैं कि वो अच्छे हैं या नहीं। इसमें यदि उनके पास कोई छोटी परेशानी भी होगी, जैसे उनके टी शर्ट में कोई छोटा सा छेद होगा या उनके पास कुछ अच्छा कपड़ा नहीं होगा, कोई कुछ छोटी सी कमी होगी, तो उनको ऐसा लगेगा कि हर कोई हर पल उनकी उस छोटी सी कमी पे गौर फरमा रहा है और उसके लिए उनके बारे में बुरा सोच रहा है। अब इस चैप्टर के अगले 3 भाग हैं। पहला ये कि जो सांस्कृतिक और सामाजिक नियम है उनका बच्चों पे, किशोरी पे क्या असर होता है। दूसरा कि जो मीडिया है, जैसे कि टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, आजकल तो बहुत सारा है, यूट्यूब है, तो इन सब का उन पर क्या असर होता है। आखिरी एक करियर की, एक जीवन निवृत्ति की नियोजन करने की जरूरत है। ये तीनों में कोई बहुत ही टेक्निकल जानकारी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये तीनों एक बार खुद होकर पढ़े, आपको पढ़ने पर ही सब कुछ समझ आ जाएगा। इसमें इन बातों के बारे में बताया गया है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि मेरी 25 साल की उम्र में या 26 साल की उम्र में मेरे आसपास की हर लड़कियों की शादी हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी 25 साल की उम्र में शादी कर ही लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगे कि अभी आजकल सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मुझे भी इंजीनियरिंग करना चाहिए, या आजकल सब यूट्यूबर बन रहे हैं तो मुझे भी यूट्यूबर बनना चाहिए। उनके आसपास जो भी हो रहा होगा वो उससे फॉलो करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो एक समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे में अगर समाज में
कोई नियम सही नहीं भी होगा तो भी वो उसे शायद फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपकी किताब में कुछ टिप्स भी दिए हैं कि यदि आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो आप उस पर सीधा स्पष्ट तरीके से उस पर ना कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि आप उन्हें सीधा सीधा ना बोलिए, ये मत बोलिए कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो पाएगा। जब आप किसी चीज़ के लिए ना बोल रहे हैं तो माफ़ी मत मांगिए, बस सीधा सीधा बोल दीजिए नहीं, मुझे नहीं करना है। मीडिया में भी बताया गया है कि कैसे हम इतने सारे फिल्म स्टार्स को देखते हैं या फिल्मों को देखते हैं और उनमें जो बताई गई कभी कभी बहुत ही असामान्य बातें होती है, हमें ऐसा लगने लगता है कि वो असली है और हमारे जीवन में भी वही सब चीज़ें होनी चाहिए। और जब वो नहीं होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है या हम उस तरह की लाइफस्टाइल को, उस तरह की जीवन शैली को पाने के लिए बहुत भागते हैं या गलत जगहों पर जाने लगते हैं। करियर वाले हिस्से में बताया गया है कि कैसे ये हमारे बड़े होने का पहला हिस्सा है और इस समय में जो हम निर्णय लेते हैं वो हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। इस समय में हम निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, हमें कौन सा कॉलेज जाना है। इसलिए किशोर अवस्था में आने पर एक व्यक्ति को सोचना शुरू कर देना चाहिए कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है। मैंने हमें एक गवर्नमेंट वेबसाइट की लिंक भी दी है जो इस करियर को लेकर गाइडेंस देती है। मैं वो लिंक और इसके अलावा और भी कई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करेंगे। आप ये तीनों हिस्से एक बार खुद से जरूर पढ़िएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी।